द डीप डाइव के एक और विस्तृत अध्याय में स्वागत है। यहाँ हम ढेरों रिसर्च और वीडियोस को खंगालकर ज्ञान के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से बाहर निकालते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद जटिल विषयों को एक मजेदार बातचीत के जरिए समझना है। और आज का हमारा स्रोत है YouTube चैनल सिलेबस विद रोहित का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, हाउ टू चेंज योर माइंड। हाँ, हाउ टू चेंज योर माइंड। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण देना है। आज हम जिन पदार्थों की बात करने वाले हैं, जैसे कि LSD और सिलोसाइबिन, वो भारत में पूरी तरह से गैर कानूनी और प्रतिबंधित है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। एकदम। हमारा उद्देश्य किसी भी गैर कानूनी गतिविधि का समर्थन करना नहीं है। हम यहाँ सिर्फ वीडियो में दी गई रिसर्च के आधार पर, मतलब पूरी तरह से शैक्षिक नजरिए से बात कर रहे हैं। सही कहा, क्योंकि हमारा मिशन ये समझना है कि विज्ञान के नजरिए से इन पदार्थों को लेकर दुनिया भर में क्या रिसर्च चल रही है। तो आज का मिशन क्या है? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कुछ ऐसे रसायनों को जिन्हें दशकों तक सिर्फ खतरनाक माना गया, वो आज न्यूरोसाइंस में क्रांति ला रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, कैसे हमारा अपना ईगो या अहंकार हमें एक पिंजरे में कैद रखता है। हाँ, और ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए बहुत अहम है जो समझना चाहते हैं कि हमारी आदतें या डिप्रेशन जैसी स्थितियां हमारे दिमाग में कैसे जड़ जमा लेती हैं। रोहित के वीडियो की शुरुआत में एक बहुत कमाल की उपमा दी गई है। वो स्नो ग्लोब वाली? हाँ, स्नो ग्लोब, वो कांच का खिलौना जिसमें नकली बर्फ उड़ती है। वीडियो में कहा गया है कि जब एक स्नो ग्लोब को लंबे समय तक एक ही जगह रख दिया जाए तो उसके अंदर की बर्फ और पुरानी यादों की धूल सतह पर जम जाती है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब विज्ञान में जमी हुई धूल का एक नाम है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये हमारे दिमाग का बॉस है ना? एकदम सही। ये एक सख्त मैनेजर की तरह है। जब कोई इंसान कुछ खास नहीं कर रहा होता, बस यूं ही बैठा पुरानी बातें सोच रहा होता है या भविष्य की चिंता कर रहा होता है, हाँ, तब ये नेटवर्क सबसे ज्यादा हावी होता है। अब सोचिए कि एवोल्यूशन के हिसाब से ये बना क्यों। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में था तो उसके बचने के लिए जरूरी था कि वो खूबसूरत पेड़ों को निहारने के बजाय इस बात पर ध्यान दे कि कहीं झाड़ियों में शेर तो नहीं है। बिल्कुल, खतरे को भांपना ही इस DMN का काम था। यानी जो चीज हमें बचाने के लिए बनी थी, आज के सुरक्षित माहौल में वही हमारे लिए एक समस्या बन गई है। क्योंकि आज कोई शेर पीछे नहीं पड़ा है, फिर भी हमारा दिमाग लगातार किसी डर को खोजता रहता है। और वीडियो से ये साफ होता है कि डिप्रेशन या बुरी आदतें इसी DMN की पुरानी पगडंडी में फंस जाने का नतीजा है। इंसान की सोच बार बार एक ही गहरे गड्ढे वाले रास्ते पर चलने लगती है। हमारे दिमाग का वो पिंजरा है जो हमें प्रकृति से और बाकी लोगों से अलग महसूस कराता है। सही कहा, जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसका ये पिंजरा बहुत छोटा और मजबूत हो जाता है। वो अपनी ही सोच के लूप में कैद हो जाता है। तो यहीं पर LSD और सिलोसाइबिन जैसे साइकेडेलिक्स की एंट्री होती है। रिसर्च बताती है कि ये चीजें इस जमे हुए स्नो ग्लोब को बहुत जोर से हिलाने का काम करती हैं। हाँ, वो पुरानी जमी हुई धूल अचानक से उड़ने लगती है। इसे मनोविज्ञान में एक और बहुत मशहूर तरीके से समझाया जाता है, बच्चों और वयस्कों के दिमाग का फर्क। एक छोटे बच्चे का दिमाग किसी लालटेन की तरह होता है। लालटेन मतलब रोशनी चारों तरफ फैलती है। बिल्कुल, बच्चा हर चीज को एक साथ देखता है, उसका होश या अवेयरनेस बहुत व्यापक होता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका DMN हावी होने लगता है और दिमाग एक टॉर्च की तरह हो जाता है। एकदम सही। टॉर्च की रोशनी सिर्फ एक जगह पड़ती है, इसे स्पॉटलाइट कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो हम सिर्फ अपने काम, अपने बिल भरने और परेशानियों पे फोकस करते हैं और आसपास की दुनिया को भूल जाते हैं। और ये दवाएं कुछ समय के लिए उस टॉर्च को वापस लालटेन में बदल देती हैं। दिमाग के उस बॉस को थोड़ी देर के लिए सुला देती हैं, जिससे दिमाग के वो हिस्से जो आपस में बात नहीं करते थे, वो जुड़ जाते हैं, एक नया रास्ता बनता है। ये तो सच में दिमाग के नए जन्म जैसा है। बिल्कुल है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का इतिहास बहुत ही उतार चढ़ाव भरा है, किसी थ्रिलर फिल्म की तरह। चलिए 1938 में चलते हैं। एल्बर्ट हॉफमैन की लैब में। हाँ, स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिक एल्बर्ट हॉफमैन एक जंगली फफूंद पर काम कर रहे थे। उन्होंने LSD 25 बनाया और उसे अलमारी में रख दिया। उन्हें लगा ये बेकार है। और फिर 1943 में उन्हें अचानक लगा कि इसे दोबारा टेस्ट करना चाहिए। विज्ञान के इतिहास की सबसे अजीब घटना। काम करते वक्त गलती से उस दवा की एक बूंद उनकी त्वचा से शरीर में चली गई।
उन्हें चक्कर आने लगे। वो घर गए और अजीबोगरीब आकृतियां देखीं। और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने खुद पर एक और प्रयोग किया, दवा पी और साइकिल चलाकर घर गए। 1943 में एक वैज्ञानिक साइकिल पर दुनिया को बिल्कुल नए रंगों में देख रहा था। जिसे आज साइकिल दिवस या बाईसाइकिल डे कहा जाता है। हाँ, उनका वो अनुभव एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। उन्हें पहले लगा कि वो पागल हो रहे हैं या शायद मर रहे हैं। उनका ईगो पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अगली सुबह उन्हें दुनिया बिल्कुल नई लगी। और ये सब सिर्फ बंद लैब्स में नहीं हो रहा था। 1955 में आर गॉर्डन वॉसन नाम के एक अमेरिकन बैंक अधिकारी मेक्सिको गए, जहां उनकी मुलाकात मारिया सबीना से हुई। हाँ, एक गाइड जो पीढ़ियों से मशरूम का इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने वॉसन को सिलोसाइबिन दिया। जब वॉसन अमेरिका लौटकर लाइफ पत्रिका में ये छापा तो पूरे अमेरिका में तहलका मच गया। और उसी तहलके ने 1950s के दशक को एक सुनहरा दौर बना दिया। विज्ञान इसे चमत्कारी दवा मानता था। अल हबार्ड नाम के एक व्यक्ति ने बहुत अहम बात समझी कि इसे किसी ठंडे डरावने अस्पताल में नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसा कमरा तैयार किया जिसमें सोफे हों, फूल हों, आरामदायक संगीत हो। मरीज को सुरक्षित महसूस कराना जरूरी था, जिसे आज सेट और सेटिंग कहा जाता है। हाँ, सेट मतलब मानसिक स्थिति और सेटिंग मतलब बाहरी माहौल। हबर्ड ने साबित किया कि सही माहौल में यह दवा इंसान के डर को पिघला देती है। लेकिन अगर सब इतना अच्छा चल रहा था तो 1960 के दशक में अचानक पाबंदी क्यों लग गई? रोहित के वीडियो में जो बताया गया है वो काफी नाटकीय है। वो टिमोथी लेरी का दौर था। हार्वर्ड के इस प्रोफेसर ने इन दवाओं को शांत क्लिनिकों से निकालकर सड़कों पर ला दिया। उन्होंने नौजवानों से कहा कि व्यवस्था का विरोध करो। और सरकारें घबरा गई। अमेरिका के नौजवानों ने जब ये दवा ली तो उन्हें समझ आया कि सभी इंसान और देश आपस में जुड़े हैं। जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वियतनाम युद्ध में जाने से मना कर दिया। एकदम सही। कोई भी सत्ता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो सवाल पूछने लगें। मीडिया में डरावनी खबरें छपी और 60 के दशक के अंत तक सब बैन हो गया। विज्ञान का कितना बड़ा नुकसान था। लेकिन 2006 में इस क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। हॉफमैन का 100वां जन्मदिन और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पर सबसे बड़ी घटना थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के रोलन ग्रिफिथ्स की रिसर्च। वो बहुत सख्त वैज्ञानिक थे जो आध्यात्मिक अनुभव को लैब में साबित करने पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन 2006 में उनकी रिपोर्ट ने दुनिया हैरान कर दी। उन्होंने साबित किया कि सिलोसाइबिन से इंसान को गहरा स्पिरिचुअल सुकून या ट्रांसेंडेंस मिल सकता है। और ये सिर्फ नशा नहीं है। लोगों ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे अहम अनुभवों में गिना। अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में इसका क्या असर दिखा। वीडियो में पैट्रिक मेस की कहानी है, जिन्हें टर्मिनल कैंसर था। हाँ, वो मौत से इतना डरते थे कि बस घबराहट में जी रहे थे। ऐसे वक्त में डीएम इंसान को सिर्फ ये बताता है कि तुम्हारा शरीर खत्म हो रहा है। इंसान अंधेरे पिंजरे में कैद महसूस करता है। लेकिन जब पैट्रिक ने क्लिनिकल ट्रायल में सिलोसाइबिन लिया तो उन्होंने अपनी बीमारी को एक काले धुएं की तरह देखा। और सफर के अंत में उन्हें समझ आया कि प्यार ही सबसे बड़ी सच्चाई है। बाबा का असर खत्म होने के बाद उनका मौत का डर हमेशा के लिए गायब हो गया। वैज्ञानिक इसे मौत की रिहर्सल कहते हैं ना। हाँ, जब इंसान का ईगो टूटता है तो उसे लगता है कि उसका वजूद मिट रहा है, लेकिन फिर दिमाग एहसास कराता है कि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। कैंसर के 80% मरीजों का मौत का डर हमेशा के लिए दूर हो गया। 80%। और लत छुड़ाने में भी ये चमत्कार जैसा है। मैथ्यू जॉनसन की रिसर्च में चेन स्मोकर्स शामिल थे, जिन्होंने हर पैच और दवाई आजमा ली थी। और एक सेशन के बाद 80% लोगों ने सिगरेट छोड़ दी। क्योंकि लत भी तो उसी डीएमएन की पुरानी पगडंडी का हिस्सा है। जब इंसान जिंदगी को नए नजरिए से देखता है तो सिगरेट बहुत बेमानी लगने लगती है। दिमाग को रीबूट करने जैसा। और एक कहानी जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो थी पॉल स्टैमिट्स की, जो आज मशरूम एक्सपर्ट है। बचपन में वो बहुत हकलाते थे। उन्होंने गलती से जादुई मशरूम ले लिया और डर के मारे एक ओक के पेड़ पर चढ़ गए। तेज बारिश और बिजलियां। विज्ञान इस कहानी को कैसे समझाता है? एक फंगस ने हकलाना कैसे ठीक कर दिया? न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। जब वो पेड़ पर मौत के डर से कांप रहे थे और उनके दिमाग में वो रसायन मौजूद थे तो दिमाग के न्यूरॉन्स ने तुरंत नए रास्ते बना लिए। स्पीच सेंटर की पुरानी वायरिंग रातों रात बदल गई। सच में दिमाग की असीमित ताकत। और ईगो टूटने की बात करें तो एक और चरम अनुभव है सोनोरन मेढक का जहर 5-MeO-DMT। हाँ, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। उसे लेते ही इंसान का पुराना घमंड बारूद की तरफ फट जाता है। वहां कोई वक्त या जगह नहीं रहता। और जब इंसान वापस आता है तो उसे एहसास होता है कि बिना कुछ किए बस रहना, बस अस्तित्व में होना ही काफी है। ये सब किसी योगी की डायरी जैसा लगता है।
तो विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन कैसे हो रहा है? ये दवाएं शरीर में जाकर क्या करती हैं? ये सब हमारे न्यूरोकेमिस्ट्री में छुपा है। ये दवाएं हमारे दिमाग के रसायन सेरोटोनिन से मिलती जुलती हैं। लंदन के डॉक्टर रॉबिन कारहार्ट हैरिस ने इस पर fMRI मशीन से रिसर्च की। fMRI मतलब दिमाग में खून का बहाव मापना? हाँ, उन्हें लगा था दिमाग में आतिशबाजी जैसा कुछ दिखेगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टे थे। दिमाग शांत हो गया था? बिल्कुल, वो DMN पूरी तरह शांत हो गया था। और जब ये नेटवर्क शांत होता है तो दिमाग के बाकी हिस्से जुड़ जाते हैं। इसे इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं। एकदम सही। ये वही स्थिति है जिसे संत और योगी तपस्या से प्राप्त करते हैं। लेकिन वीडियो में जोर दिया गया है कि इसे अकेले नहीं लिया जाता, गाइड का होना जरूरी है। और उड़ान के नियम बहुत दिलचस्प है। बहाव से भरोसा रखो, डरावना दरवाजा दिखे तो खोल दो, मरने का डर लगे तो मर जाओ। यह आम जिंदगी में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सरेंडर करने की कला है। कंट्रोल छोड़ देने पर ही सबसे गहरा सुकून मिलता है। विज्ञान इसे अब अप्लाइड मिस्टिसिज्म कह रहा है, जहां डॉक्टर एक आध्यात्मिक गुरु की तरह काम कर रहे हैं। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के दरवाजे खोलने वाली है। ये सिर्फ एक दवा नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस को समझने के बारे में है। हमारा ईगो ही हमारा पिंजरा है। जब ये टूटता है तो असली होने का एहसास होता है। इस सबसे एक बहुत गहरा विचार सामने आता है। अगर हमारा अपना ही दिमाग, हमारा अपना DMN दुनिया की असलियत को फिल्टर करके हम तक पहुंचाता है, सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, तो जरा सोचिए, हमारे जीवन में आसपास ऐसे कितने और सच होंगे जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारे दिमाग के बॉस ने तय कर लिया है कि वो जरूरी नहीं है। क्या हम खुली आंखों से भी पूरी दुनिया देख पा रहे हैं? ये तो सच में रातों की नींद उड़ाने वाला सवाल है। श्रोताओं के लिए ये सोचने का बड़ा मौका है कि क्या वो अपने दिमाग के स्नो ग्लोब को हिलाने के लिए तैयार हैं? शायद कोई नई किताब पढ़कर या ध्यान करके। बिल्कुल, जहां वो अपने ईगो को पीछे छोड़ सके। इस विस्तृत अध्ययन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए और दिमाग के पिंजरे को थोड़ा खुला रखिए।